हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 का सेकेंड पार्ट में वीडियो बना गई हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। नेक्स्ट अगर वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आप इस मतलब चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप पार्ट वाइज देखें। मतलब मैंने इस पार्ट 1 बनाया है, उसके बाद पार्ट 2 बनाया है, तो आपको पार्ट 1 पहले देखना होगा, उसके पार्ट 2 देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस से। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या मतलब होता है? गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमिटो से गैमिट हो गया है, जेनेसिस से बनना। तो क्या बन गया है? गैमिट का बनना, उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इन द मेल। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है टेस्टिस किस में रहता है? मेल में रहता है। ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और ओवरी की बात करते हैं तो किससे मिलता है? फीमेल में मिलता है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? गैमिट को प्रोड्यूस करता है। गैमिट इन द सेंस स्पर्म इन द मेल एंड ओवम इन द फीमेल। ओके, एंड द रेस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो ये कैसे किस प्रोसेस से बन रहा है? गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से बन रहा है। और टेस्टिस की बात करते हैं तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? इन द टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल। क्या बोल रहा है? इमेच्योर, अभी क्या है? इमेच्योर है, मतलब पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है। तो इमेच्योर जो जर्म सेल है इसको क्या और नाम बोला जाता है? इसको स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो इमेच्योर जर्म सेल है ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? टेस्टिस में। और ये क्या करता है? इसके बाद में प्रोड्यूस स्पर्म। क्या प्रोड्यूस करता है? जो इमेच्योर जर्म सेल है प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये इमेच्योर जर्म सेल जो है जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, तो कौन से प्रोसेस से स्पर्म बनाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस से। ठीक है, जेनेसिस मतलब हमेशा याद रखना, जेनेसिस मतलब क्या होता है? बनना। और स्पर्म बनेगा और जेनेसिस से बनना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और क्या बोल रहा है? दैट बिगेन एट द प्यूबर्टी। तो ये क्या होता है? जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है ये प्यूबर्टी के टाइम ही क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है, बिगिन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं द स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर, इसको स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे। और ये क्या होता है? प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये कहाँ मिलता है? ये इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलता है। और क्या होता है यहाँ पे? मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। कैसा डिवीजन चल रहा है? माइटोसिस चल रहा है यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। एंड इंक्रीज इन नंबर, अपने नंबर में इंक्रीज कर रहा है। एंड क्या बोला इसके बाद? ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड। ये क्या होता है? 2n नंबर में होता है। इसकी जो प्लॉइडी होती है, प्लॉइडी क्या होती है? इसकी 2n होती है, जिसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो 2n डिप्लॉयड है, तो मतलब ह्यूमन में तो आप जानते हैं कि 46 क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पे हम लोग स्पर्मेटोगोनियम की बात कर रहे हैं जो डिप्लॉयड है। इन द सेंस मतलब ये डिप्लॉयड है तो इसकी प्लॉइडी 2n लेवल की है, 46। ओके, एंड द सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जिसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड्स। इसी में जो डिवीजन हुआ तो क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बना। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड फिर क्या हो जाएगा? ये मियोसिस के अंदर जाएगा। तो आपने इससे पहले क्या देखा? जो पहले जो इमेच्योर जर्म सेल था उसमें डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ, उसके बाद क्या बना? स्पर्मेटोगोनियम बना। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया बना, तो उसके बाद उसमें फिर डिवीजन होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पे बना था। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोगोनिया बना था इमेच्योर मेल जर्म सेल, उससे फिर ये क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर क्या होगा? इसमें मियोसिस होगा। ठीक है, इसमें मियोसिस होगा। इसके बाद क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करने के बाद जो क्या करेगा? ये सेकेंड 2 इक्वल हाफ में जाएगा। पहले तो ये डिप्लॉयड था। ठीक है, डिप्लॉयड था तो ये हैप्लॉयड सेल में चेंज होगा, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी से क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या समझ गए हो कि जो इमेच्योर जर्म सेल था उसमें पहले माइटोसिस हुआ था, तो वो क्या बनाया? स्पर्मेटोगोनिया बनाया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? माइटोसिस तो आप जानते हैं कि इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब मान लीजिए पेरेंट सेल जितना था क्रोमोसोम, उसमें डॉटर सेल का भी क्रोमोसोम उतना ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ बात करें कि मियोसिस हो रहा है, तो किसमें मियोसिस हुआ? जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था उसमें मियोसिस हुआ, तो मियोसिस के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो गया? ये हैप्लॉइड नंबर में हो गया, क्योंकि पहले डिप्लॉइड था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
इसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे कि विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ईच। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना था, 2 बना था ना, रिडक्शनल डिवीजन इसको बोलते थे, रिड्यूस हुआ, क्रोमोसोम नंबर इसका रिड्यूस हो गया, तो क्या बना है यहाँ पे 23 क्रोमोसोम ईच जो बना 2, तो उसमें प्रत्येक में क्या होगा, ईच में 23 क्रोमोसोम आएगा, हैप्लॉइड नंबर में आया, ठीक है। उसके बाद क्या था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन। इसके बाद में क्या बोला है कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था उसमें फिर क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, तो क्या बनाएगा, प्रोड्यूस 4 इक्वल, क्या बनाएगा 4 इक्वल बनाया, जिसको क्या यहाँ पे हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, कितना बनाया 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाया, ठीक है। एंड बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस चल रहा है, मियोसिस चल रहा है, मतलब रिडक्शन डिवीजन। तो रिडक्शन डिवीजन जब भी होता है तो क्या होता है, अगर वो डिप्लॉइड होता है तो हैप्लॉइड में चेंज होता है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, स्पर्मेटिड्स की क्या प्लॉइड होना चाहिए, तब यहाँ पे ये हैप्लॉइड होना चाहिए, मतलब स्पर्मेटिड्स का जो क्रोमोसोम होगा वो 23 नंबर होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पर्मेटोजोआ। उसके बाद क्या होता है, जो स्पर्मेटिड्स बना वो किस में चेंज हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ में, जिसको स्पर्म बोलते हैं, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये स्पर्मेटोजोआ किस में चेंज हो गया है, यहाँ पे स्पर्मेटिड किस में चेंज हुआ है, स्पर्मेटोजोआ में स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू, ठीक है। तो ये बात याद रखना क्या कि स्पर्मेटिड्स किस में चेंज होता है, स्पर्मेटोजोआ में, किसके थ्रू, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, आपसे एग्जाम में आ सकता है, इसमें क्या होगा, स्पर्मेटिड्स किसमें कन्वर्ट होगा, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म में, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म एक ही वर्ड हुआ, तो वो इसमें स्पर्मेटिड इसमें चेंज हुआ, किसके थ्रू, स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट के पॉइंट क्या है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या आता है, स्पर्म हेड बिकम इम्बेडेड इन दी सर्टोली सेल। सर्टोली सेल में जहाँ उसको ग्रो कर रहा था, तो उसमें बाद में क्या होगा, इस प्रोसेस के थ्रू उसके जो हेड पोर्शन होगा ना वो उसमें धंसा हुआ रहेगा, इम्बेडेड रहेगा। तो उसके बाद क्या होगा, एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम दी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके बाद क्या होगा, वो फाइनली वहाँ से रिलीज करेगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो यहाँ एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्पर्मेटोजोआ है उसका जो हेड वहाँ से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम होता है स्पर्मिएशन। एग्जाम में आया हुआ है, ये कंफ्यूज हो सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में और स्पर्मिएशन में। तो स्पर्मिएशन में आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म का जो हेड जो धंसा हुआ है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, वहाँ से वो रिलीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट द एज ऑफ द प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन द सेक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म इसका GnRH का गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है। तो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार फिगर यहाँ पे देख लेते हैं, स्ट्रक्चर इसका डायग्राम, तो हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, जिसको क्या बोलते हैं, इमेच्योर जर्म सेल। तो इसी में यहाँ देख सकते हैं, इसको बोलेंगे सर्टोली सेल, ठीक है। और ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है। तो ये क्या होगा इसमें, मतलब ये डिवीजन का प्रोसेस चलते जा रहा है, तो ये धीरे धीरे डिवाइड होते जा रहा है। तो पहले क्या था, स्पर्मेटोगोनियम था, उसमें पहले माइटोसिस हुआ, उसके बाद में किस में चेंज हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। तो इसी में डिवीजन होने के बाद क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, तो क्या बन जाएगा, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो गया, ठीक है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, तो फिर किस में चेंज हो जाएगा, ये स्पर्मेटिड्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्पर्मेटिड्स फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से अभी क्या है, देखिए इसका हेड यहाँ पे आप देख सकते हैं धंसा हुआ है ना, ये हेड फिर यहाँ से रिलीज होगा, तो क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ यहाँ से बन जाएगा, आप देख सकते हैं ये फ्यूई है, ये अब निकल रहा है, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे व्यू आप देख चुके हैं। तो ये नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे कि GnRH ये क्या होता है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, ठीक है। दिस इफ यू रिकॉल इज ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन एंड द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH
देन एक्ट एज द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो क्या होता है, जो इंक्रीज लेवल होता है जीएनआरएच का, तो वो किस पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करेगा। और क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन ऑफ टू गोनेडोट्रोपिन्स। टू गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन को रिलीज करने के लिए उसको स्टिमुलेट करेगा। जो कौन कौन सा हार्मोन है, एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसका नाम है LH, सेकेंड है एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको FSH भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोलेगा कि LH एक्ट एट द लीडिंग सेल। LH किस पे एक्ट करेगा, लीडिंग सेल पे एक्ट करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। तो इसको क्या बोलते हैं, ये एंड्रोजन को मतलब सेक्रेट करेगा। ठीक है, उसके बाद बोला कि एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये स्टिमुलेट इन टर्न में क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा। तो ये जो LH था, लीडिंग सेल हम लोग कहाँ पढ़े थे, इस इंटरस्टिशियल साइड पे पढ़े थे ना, एक सेल था जो लीडिंग सेल था, उसमें हेल्प कर रहा था प्रोसेस लीडिंग सेल एंड्रोजन को सेक्रेट करने में। तो यहाँ पे क्या हुआ, LH आके इस पे एक्ट किया था। तो LH कहाँ से फिर आया था, ये आया था एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, तो उसके बाद में FSH के बारे में देखते हैं। तो FSH क्या करता है, एक्ट ऑन द सर्टोली सेल। ये किस पे काम करेगा, सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा। और क्या करता है, स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करता है किसको, सेक्रेशन ऑफ सम फैक्टर। ये सम फैक्टर को मतलब इसको स्टिमुलेट करता है सेक्रेट करने के लिए, व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। जो क्या करेगा, किस में हेल्प करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करेगा। ठीक है, लेट्स एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो हम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर को यहाँ पे एग्जामिन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया, हम लोग यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, हेड वाला रीजन होता है। ये बाहर का क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये मिडिल वाला पोर्शन, यहाँ वाला पोर्शन को, इससे हेड वाले पोर्शन को एक्रोजोम देख सकते हैं, यहाँ पे एक्रोजोम है। इसके बाद में यहाँ मिड में देख सकते हैं इसका न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोजोमल मटेरियल। जो इसका हेड वाला रीजन है उसमें क्या है, यहाँ पे क्रोमोजोमल मटेरियल है। ठीक है, अब इसमें इस पोर्शन को इसको नेक बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसका मिडिल पीस जिसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपसे एग्जाम पूछेगा कि स्पर्म के किस पोर्शन में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, तो कौन से पोर्शन है, मिडिल पीस में मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करता है, एनर्जी सोर्स होता है उसके स्विमिंग के लिए। ठीक है, और ये टेल वाला पोर्शन होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका। तो क्या बोल रहे थे यहाँ पे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर दिया है, एंड इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। हम लोग इसको कैसे देख पा रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। एंड क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ हेड रीजन होता है, नेक होता है, मिडिल पीस एंड ए टेल। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप द होल बॉडी ऑफ ए स्पर्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, होल बॉडी को इन्वेलप करके रखता है यहाँ पे। एंड क्या बोला जाता है, स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो स्पर्म के हेड में क्या होता है, इलोंगेटेड एंड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। एंड द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर। तो जो स्पर्म का जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्रोजोम। ठीक है, एक्रोजोम बोलते हैं। एंड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि द एक्रोजोम इज फील्ड विद इंजाइम। एक्रोजोम किससे फील्ड होता है, इंजाइम से फील्ड होता है। दैट हेल्प द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। तो वो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम में हेल्प करता है। उसके बाद क्या बोला जाता है, मिडिल पीस पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो मिडिल पीस में क्या होता है, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो अभी हम लोग को ने पढ़ा था। वो क्या करता है, व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। टेल के मूवमेंट वो हेल्प करता है। एंड द फैसिलिटेट द स्पर्म मोटिलिटी। मोटिलिटी इन द सेंस उसको चलने में, उसको वहाँ तक पहुँचने में हेल्प करता है स्पर्म को। एंड इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए इसेंशियल होता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि द ह्यूमन मेल इजाकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म। तो जो ह्यूमन मेल होता है कितना इजाकुलेट कर सकता है, 200 to 300 मिलियन स्पर्म को इजाकुलेट कर सकता है ड्यूरिंग ए क्वार्टर्स ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। अगर नॉर्मल फर्टिलिटी की बात करते हैं तो क्या होता है, एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। 60% जो स्पर्म होता है उसका क्या होता है, नॉर्मल शेप साइज होता है। एंड एटलीस्ट 40%
जो 40% होता है वो क्या करता है, देन मस्ट शो विगरस मोटिलिटी, मतलब उसका जो 40% होता है उसकी मोटिलिटी उससे 60% से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्पर्म रिलीज फ्रॉम दी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स एंड आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट। तो ये जो स्पर्म यहाँ से रिलीज हुआ तो ये फिर कहाँ पे जाता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, एसेसरी डक्ट के थ्रू। तो इसमें क्या क्या होता है, सेक्रेशन ऑफ इपिडिडाइमिस, उसके बाद भास डिफरेंस, उसके बाद सेमाइनल वेसाइकल एंड द प्रोस्टेट आर इसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो इस सब का सेक्रेशन क्या होता है, मैच्योरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए इसेंशियल होता है। एंड द सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा इसके साथ में होता है एलोंग विद द स्पर्म। तो स्पर्म के साथ में क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा होता है, जो दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, सीमेन। तो आप याद रखना, जो सीमेन होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें स्पर्म होता है प्लस सेमिनल प्लाज्मा होता है। ठीक है, एंड द फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको एंड्रोजन बोलते हैं। तो ये जो एंड्रोजन है मेल एसेसरी डक्ट और ग्लैंड को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, एंड फिर देखते हैं हम लोग फीमेल की बात करते हैं यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। क्या बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। तो फीमेल गैमेट का बनाया है क्या होगा, oogenesis होगा, which is markedly different from spermatogenesis। तो ये क्या होता है, थोड़ा इससे डिफरेंट होता है। तो oogenesis क्या होता है, इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट स्टेज। तो ये कब होता है, जेनेसिस स्टार्ट ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन ऑफ गैमीट्स मदर सेल oogonia are formed within each fetal ovary and no more oogonia is formed and added after birth। तो जैसे जो बच्चा मतलब मान लीजिए कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है, अगर उसको मतलब बेबी लड़की बेबी होने वाली है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस बच्चे में ही उसी समय उसका मतलब ये जो oogenesis का प्रोसेस होता है ना, उसी समय कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में उसका जो बच्चा बन जाता है ना, मतलब बच्चा जो डिलीवरी हो जाता है, उसके बाद कभी भी नहीं होता। यहाँ पे ये पॉइंट को मेंशन किया गया है कि जो oogonia होता है, नो मोर oogonia फॉर्म आफ्टर एडेड आफ्टर बर्थ के बाद कभी भी नहीं बनता, ये प्रोसेस पहले ही हो जाता है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में। ठीक है, एंड दे सेल स्टार्ट डिवीजन। इसके बाद में क्या होता है, ये सेल स्टार्ट करता है डिवीजन करना। पहले तो वो बन जाता है लेकिन डिवीजन बाद में होता है, याद रखना। ठीक है, एंड इंटर इनटू ए प्रोफेज फॉर्म, और किसमें इंटर करेगा, प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्पोरली अरेस्टेड। और क्या होता है उसमें, वो चेक पॉइंट आता है उसमें, जो उसको रोक दिया जाता है उसके काम के लिए, कि जब तक आगे का प्रोसेस नहीं होगा तब उसको आगे नहीं जाना है। तो उसके लिए एक थोड़ी देर के लिए उसको क्या कहता है, चेक कर दिया, रोक दिया जाता है। तो गेट टेम्पोरली क्या होता है, अरेस्टेड हो जाता है एट दिस स्टेज में। कौन सी स्टेज में होगा, प्रोफेज 1 में। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी oocyte बोलते हैं। तो प्राइमरी oocyte को यहाँ पे रोक दिया गया है। एंड उसके बाद क्या बोला है, ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। उसके बाद क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte था उसके सराउंडिंग में बहुत सारा ग्रेनुलोसा सेल क्या होता है, लेयर बन जाता है। एंड जिसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स। उसको बोलेंगे, जो फॉलिकल्स जैसा बनता है ना सराउंडिंग, उसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, एंड ए लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल्स degenerate during the phase of from birth to puberty। तो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक क्या होगा, ये डिजेनरेट होते रहेगा। ठीक है, एंड देयरफॉर एट द प्यूबर्टी, इसीलिए बोलता है कि प्यूबर्टी के बाद में क्या होता है, एट प्यूबर्टी ओनली कितना है, तो 16,000 to 18,000 तक ही प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन दी ईच ओवरी। तो मतलब इतना ही क्या होता है, ओवरी बचा हुआ रहता है प्यूबर्टी तक। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय, तो उसके बाद क्या बोला कि द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड न्यू थीका आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो उसी में फिर दोबारा बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलेंगे। ठीक है, एंड क्या बोल रहा था, सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्सरी फॉलिकल। उसके बाद क्या होगा, जो सेकेंडरी फॉलिकल था वो ट्रांसफर हो जाएगा टर्सरी फॉलिकल्स में। ठीक है, व्हिच इज characterized by the fluid filled cavity called antrum।
जो टर्सरी फॉलिकल्स चेंज हुआ ना उसके बीच में एक फ्लूइड कैविटी बन जाएगा, उस कैविटी को क्या बोलेंगे, एंट्रम बोलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज एक बात नहीं होना कि जो प्राइमरी साइट था वो प्राइमरी साइट ही है, लेकिन उसके जो लेयर जो चारों सराउंडिंग, जैसे मान लीजिए ये आपका प्राइमरी साइट है, तो ये तो एक प्राइमरी साइट है ही, लेकिन इसकी जो लेयरिंग यहाँ पे बन रहा है, तो पहले ये प्राइमरी फॉलिकल्स बना, उसके बाद में सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेगा, उसके बाद टर्सरी फॉलिकल्स बनेगा, धीरे धीरे क्या उसमें चेंजिंग आते रहेगा। तो चेंजिंग जैसे टर्सरी फॉलिकल्स में चेंज कर रहा है तो वहाँ पे एक कैविटी बन जाएगा, इसी कैविटी को क्या बोलेंगे, एंट्रम बोलेंगे। ठीक है, एंड क्या बोले, द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका इंटरना। इसके बाद में किस में ऑर्गेनाइज होगा, जो थीका होगा इसका इनर थीका इंटरना होगा, आउटर को क्या बोलेंगे, थीका एक्सटर्ना बोलेंगे, मतलब थिकनेस यहाँ पे आ गया है। एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी साइट विद इन द टर्सरी फॉलिकल ग्रो इन साइज। तो इस स्टेज में क्या कर रहा है, यहाँ पे प्राइमरी साइट ग्रो कर रहा है, मैच्योर हो रहा है, एंड क्या कर, टर्सरी फॉलिकल ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। और ये क्या कर रहा है, अपना फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन वहाँ पे कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, एंड क्या बोला, इट इज अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी साइट्स। इसके बाद में क्या होगा, इसमें अनइक्वल डिवीजन होगा, जिसके बाद में क्या होगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड लेकिन सेकेंडरी साइट बनेगा। एंड एक क्या बनेगा, टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी। ये जो पोलर बॉडी बनता है इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, सेकेंडरी साइट बना, एक पोलर बॉडी बना। ठीक है, उसके बाद बोले इसका देखते हैं हम लोग, इसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, द सेकेंडरी साइट क्या होगा, इसके बाद सेकेंडरी साइट रिटेंड बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। तो सेकेंडरी साइट में क्या होगा, रिटेन रहेगा बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होगा ऑफ द प्राइमरी साइट का। ठीक है, कैन यू थिंक एनी एडवांटेज ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको न्यूट्रिशन देने में मतलब हेल्प कर रहा है। जो प्राइमरी साइट था पहले, तो उसी में क्या हुआ, डिवीजन होकर तब ना सेकेंडरी साइट बना, तो उसमें क्या हुआ, इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स इसमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, रिटेन है। एंड डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन एंड डिवाइड फर्दर डीजनरेट। तो ये क्या होता है, फर्दर डिवाइड कर डीजनरेट हो जाता है। जो फर्स्ट पोलर बॉडी होता है इसका पोलर बॉडी का कोई काम नहीं रहता है, तो ये क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है। एंड क्या बोले, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस एंड द टर्सरी फॉलिकल्स फर्दर चेंज इनटू द मैच्योर फॉलिकल्स या ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ये क्या होता है, टर्सरी फॉलिकल फिर चेंज होगा, जो क्या होगा, मैच्योर, जगह ग्राफियन फॉलिकल फिर होता है उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉइंट। उसके बाद क्या बोला था, सेकेंडरी साइट्स फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। तो ये जो सेकेंडरी साइट था क्या किया, ये फॉर्म किया एक न्यू मेम्ब्रेन को जिसको जोना पेलुसिडा बोले, सराउंडिंग इट। ठीक है, एंड द ग्राफियन फॉलिकल्स नाउ रप्चर। तो ग्राफियन फॉलिकल्स इसके बाद क्या होगा, रप्चर कर जाएगा, रप्चर करके क्या रिलीज करेगा, रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी साइट, जिसको ओवम बोलेंगे। तो ये क्या किया, रप्चर टू रिलीज किया सेकेंडरी साइट ओवम, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रॉम दी ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो ये कैसा प्रोसेस से हुआ, ओव्यूलेशन प्रोसेस से बना। ठीक है, ओवम। एंड इसका डायग्राम एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो डायग्राम यहाँ पे ओवरी का देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स का पार्ट है। ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स बना था यहाँ पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पोर्शन। ये क्या है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा दिखाया गया नहीं है, यहाँ पे आपको नेमिंग सब में नहीं दिया है। ये प्राइमरी फॉलिकल्स फिर देखिए धीरे धीरे क्या ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ करके बाद क्या यहाँ पे क्या बना है, टर्सरी फॉलिकल बनाया। आप यहाँ देख रहे हैं फ्लूइड फील्ड कैविटी बनाया जिसको एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में ग्राफियन फॉलिकल्स बनाया है, ग्राफियन फॉलिकल से फिर ओवम यहाँ पे रिलीज हो गया। ये जो रप्चर वाला पार्ट है, तो यहाँ पे देखिए इसको क्या बना, ये कार्पस लूटियम का पार्ट है। तो जो ग्राफियन फॉलिकल्स था उसमें ओवम रिलीज हो गया, इसका जो पार्टिकल बाहर वाला पार्टिकल था वो इधर आके ये बन गया, जिसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ठीक है, तो जो अब बोला, कैन यू आइडेंटिफाई द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis क्या क्या है, अलग अलग प्रोसेस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के हम लोग देखे थे कि प्यूबर्टी में ही स्टार्ट हो गया था मेल में, अब फीमेल में हम लोगों ने क्या देखा, जो oogenesis का प्रोसेस था ओवा सिर्फ उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बनना स्टार्ट हो गया था, उसके बाद में कोई ओवा नहीं बना था, उसका सिर्फ मैच्योरेशन हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्यूबर्टी का टाइम है। ठीक है,
तो पहला क्या बना था, स्पर्मेटोगोनिया, जिसको इमेच्योर जर्म सेल बोलते हैं। इसमें माइटोसिस हुआ था, डिफरेंशिएशन, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो गया। फिर इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ तो स्पर्मेटिड्स में चेंज हुआ। स्पर्मेटिड्स में डिफरेंशिएशन हुआ, उसके बाद स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हो। तो पहला देखिए, तो पहला क्या था, माइटोसिस था, इक्वेशनल डिवीजन। तो यह इक्वेशनल डिवीजन बना। प्राइमरी स्पर्मेटो फिर इसमें चेंज हो गया, ये क्या है, रिडक्शनल डिवीजन में आया। फिर इससे फिर बना। तो आप यहाँ देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हैं। पहले कितना था, क्रोमोसोम 46 था, उसके बाद 43 में चेंज हो गया। ठीक है, एंड यहाँ आप क्रोमोसोम नंबर भी एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, पहले ओवनिया था, उसमें माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ तो प्राइमरी साइट में चेंज हुआ। उसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, ये कंप्लीट पीरियड टू ओव्यूलेशन तक चल रहा है। उसके बाद सेकेंडरी साइड में चेंज होगा, उसके बाद ओवम यहाँ पर रिलीज होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी बना, फिर सेकेंड पोलर बॉडी बना, तो ये क्या होता है, डिजेनरेट हो जाता है, इसका कोई काम नहीं होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या बोला है, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। इसमें फीमेल प्राइमेट्स में जैसे मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो इसमें कैसा चलता है, कैसा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है इसमें प्राइमेट्स में। एंड द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट द प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्क। तो जो पहला पीरियड्स आता है ना, तो ह्यूमन में ऐसे होता है, तो उसमें तो पहला जो आता है उसको क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं, जब पहली बार आता है। और उसके बाद क्या बोला, इन ह्यूमन फीमेल्स द मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज। तो ये मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड चलता है ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन फीमेल में, तो उसमें क्या होता है, जो 28-29 डेज का जो पीरियड्स होता है सबका अलग अलग होता है। तो इस पीरियड्स के बाद उसका रिपीट होते जाता है। ठीक है, एंड द साइकिल ऑफ द इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द वन मेंस्ट्रुएशन टिल टू द नेक्स्ट ऑन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद में नेक्स्ट जो आया, तो इस दोनों का जो पीरियड हो गया ना, उसको क्या बोला, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑन ओवम रिलीज होगा ओव्यूलेशन, एंड ड्यूरिंग द मिडिल, कब होगा, मिडिल ऑफ द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मिडिल ऑफ द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम यहाँ पे रिलीज होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे तो तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, इस पहले पीरियड यहाँ दिखा देती हूँ मैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप खुद NCERT जैसे अभी मैं बता गई हूँ, तो आप NCERT बुक ओपन करके देखना। तो ये पहला देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट दिया गया है, तो यहाँ 29 तक दिया गया है 1 से लेकर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 3-5 तक यहाँ दिखाई गया मेंस्ट्रुएशन का पीरियड। तो बहुत कोई कहा होता है कि 1 से 3-5 डे चलता है, किसी का 4 तक चलता है। तो ये सबका अलग अलग पीरियड होता है कि उतना तक दिन तक मेंस्ट्रुएशन होगा, ब्लीडिंग होगा। तो उसके बाद में क्या होता है, ये आपका मेंस्ट्रुएशन का फेज होता है। इसके बाद जो 9 से यहाँ पे देख सकते हैं, इस 13-15 यहाँ तो 14 होगा, ये इसके 14 यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच जो पीरियड होता है इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज और क्या, प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। और इसके बाद जब यहाँ पे 15 से बात करते हैं, इसके बाद का यहाँ 23 तक लेते हैं, इस फेज को बोलते हैं ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। इसके बाद फिर ये नेक्स्ट साइकिल चलता है, इसके बाद में चलता है। ठीक है, इस तरीके से चलता रहता है, मतलब पहले ब्लीडिंग होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, जैसे मान लीजिए इंटरमीडियम का पार्ट है यूटेरस का, तो वहाँ से ब्लीडिंग होता है। तो उसके बाद में क्या होगा, ब्लीडिंग होने के बाद फिर वो जो रैप्चर हो गया पार्ट, तो उसका फिर बाद में वहाँ पे डेवलप करेगा, मतलब फिर से सही हो जाएगा, फिर वो ब्लीडिंग होगा तो फिर वो रप्चर हो जाएगा। तो इस तरीके से चलता है, तभी मैं आगे और बताने वाली हूँ। तो इसमें फिर क्या होता है, हार्मोन लेवल भी चेंज होता है। ये यूट्राइन इवेंट यहाँ पे दिखाया जा रहा था, ब्लीडिंग में देख सकते हैं। और ये क्या है, ओवरियन हार्मोन लेवल दिखाया गया है। इसके बाद में यहाँ देख सकते हैं ओवरियन इवेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये 14 डे का पीरियड होता है, तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है, यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है। यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है 14 डेज में। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पे LH का अमाउंट है वो भी ज़्यादा है, FSH का भी 14 डे के पीरियड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पीरियड आपका चल रहा है डेवलपिंग, यहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप कर रहा है, इसके बाद मैच्योर फॉलिकल्स में चेंज हो जाएगा। फिर ओव्यूलेशन जो चल रहा था, हम लोगों ने पढ़ा ही था कि ओव्यूलेशन में क्या होता है, जो ओवा निकल जाता है ग्राफियन फॉलिकल से, और उसका जो येलो वाला पार्ट होता है रप्चर करके बाहर आ जाता है, जिसको यहाँ देख सकते हैं, इसको कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। फिर ये क्या होता है, रीजनरेट कर जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सब देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला था, मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर सो इन फिगर हम लोग देखें,
एंड द साइकिल स्टार्ट विद इन द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन द मेंस्ट्रुएशन फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है अकर एट द एंड लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। तो 3 to 5 डेज तक रहता है मैक्सिमम मेंस्ट्रुएशन जब होता है। तो इसमें उसके बाद क्या बोला है, द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ द इंडोमेटेरियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। तो ये कैसे होता है, जो ब्लीडिंग कैसे होता है, इंडोमेटेरियल लाइनिंग जो होता है यूट्रस का वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म लिक्विड एंड दैट कम आउट थ्रू द वेजाना। तो वेजाना के थ्रू यहाँ से निकलने लगता है। एंड उसके बाद क्या बोला, मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर जो ओवम रिलीज हुआ था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तभी क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। एंड लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट लेडी है इसलिए इसका मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है। एंड हाउएवर इट में also भी हो सकता है कि काउज ड्यू टू द सम अदर अंडरलाइंग काउज लाइक स्ट्रेस। बहुत कभी कभी होता है कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगती है। एंड पुअर हेल्थ भी हो सकता है। एंड द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज के बाद कौन सा फेज आता है, फॉलिकुलर फेज आता है। इस फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम ए फुल्ली मैच्योर ग्राफिकल फॉलिकल्स। तो यहाँ पे फेज से आप समझ में आ रहा है कि फॉलिकुलर फेज मतलब कुछ फेज बना है, फॉलिकल्स बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉलिकल्स मैच्योर होगा, इसलिए इसको यहाँ पे क्या बोला है, फॉलिकुलर फेज बोला है। तो आप यहाँ पे ना जो बायोलॉजी के वर्ड्स है ना आप उसी को तोड़ के मतलब समझ सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं इसके बाद क्या बोला है कि साइमल्टेनियसली द इंडोमेटेरियम ऑफ द यूट्रस रीजनरेट। तो ये फिर क्या कर जाता है, इसको रीजनरेट करता है थ्रू दी प्रोलिफरेशन। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, प्रोलिफरेटिव फेज आता है। प्रोलिफरेट करना मतलब टूटना, मतलब उसका एक दूसरे से क्या होगा, मतलब जैसे मान लीजिए कोई प्लेन एरिया है उसमें अगर प्रोलिफरेट फट जाए, धीरे धीरे करके फट जाए, वो रैप्चर होने लगे, तो इस तरीके से यहाँ पे होने लगता है, प्रोलिफरेट करने लगता है। एंड दे चेंजेज, ये जो चेंज आता है, दे चेंजेज इन द यूट्रस एंड दे चेंजेज इन द ओवरी, सॉरी, एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन। और ये क्या होता है, किस कारण से होता है, चेंज इन द पिट्यूटरी हार्मोन एंड ओवरियन हार्मोन के लेवल में चेंज आने से होता है। तो आपने पहले भी देखा था कि यहाँ जो 14 डे का पीरियड था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि FSH और HLH का क्या होता है, अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। मतलब उसमें 14 डे के पीरियड में ना मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस हाई रहते हैं, ठीक है। एंड द सेक्रेशन ऑफ द देखें तो यहाँ पे सेक्रेशन ऑफ द क्या बोला है, गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन में क्या, LH FSH इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग दी फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, इसका मतलब जो हार्मोन का अमाउंट है बहुत ज़्यादा होता है। एंड द स्टिमुलेट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सेक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन। तो ये क्या रहता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट में और एस्ट्रोजन के भी सेक्रेशन में हेल्प करता है बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। एंड क्या बोला, बोथ LH एंड FSH अटेन ए पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ द साइकिल अबाउट 14 डे। तो 14 डे में क्या होता है, LH FSH का अमाउंट जो होता है बहुत पीक लेवल पे होता है। एंड रैपिड सेक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज इंड्यूस द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स होता है एंड देवर रिलीज ऑफ द ओवम, जिसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। इसके बाद बोले द ओव्यूलेशन, जिसको ओव्यूलेटिव फेज बोलते हैं, फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। इसके बाद क्या आता है, ल्यूटियल फेज आता है। During which the remaining parts of the Graafian follicles transform as a carpus luteum। इस फेज में क्या होता है, कार्पस ग्राफियन फॉलिकल्स चेंज हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, तो कार्पस ल्यूटियम सेक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, उसके रप्चर होने से फिर एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, which is essential for the maintenance of the endometrium। वो किसके लिए एसेंशियल होता है, मेंटेनेंस ऑफ द इंडोमेटेरियम के लिए। एंड द सर्च ऑफ इंडोमेटेरियम एंड इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। ये किसके लिए नेसेसरी होता है, इम्प्लांटेशन के लिए नेसेसरी होता है ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके लिए प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट मतलब होना एसेंशियल होता है प्रेगनेंसी के लिए। एंड क्या बोला है यहाँ पे, कार्पस ल्यूटियम सेक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन व्हिच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इंडोमेटेरियम and such endometrium necessary for implantation for the fertilized ovum and other event of the pregnancy। और क्या बोला, during pregnancy all the event of the menstrual cycle stop। तो जब प्रेगनेंसी का पीरियड आता है तो उस समय ये सारा
जो मेंस्ट्रुएशन का साइकिल होता है स्टॉप हो जाता है, एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। एंड इन द अब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के अब्सेंस में क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम डिजेनेट हो जाता है, एंड दिस काउज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जो कार्पस ल्यूटियम जिसमें प्रोजेस्टेरोन का मात्रा था वो तो बाहर निकल गया ना, उसके लिए इम्प्लांटेशन के लिए मतलब जो प्रेगनेंसी के लिए क्या था, प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट नेसेसरी था, लेकिन वो क्या था, डिजेनरेट हो गया, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया। द मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज अराउंड द 15 ईयर्स ऑफ द एज, तो जो 50 साल की लेडी होती है उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, एंड दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। तो उसको क्या बोलेंगे, 50 ईयर्स में की एज में मेनोपॉज का कंडीशन, मेनोपॉज कंडीशन आ जाता है, ठीक है। एंड द साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटर ऑफ द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। और क्या बोला है कि साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, इंडिकेटर होता है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन द मेनार्क एंड मेनोपॉज, एक्सटेंड होता है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, तो ये वाला भी देखेंगे। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन बताया गया है कि मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, जो मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड आता है उसमें हाइजीन रहना चाहिए, ठीक है, मतलब हमें साफ सुथरा से मतलब रहना चाहिए, सैनिटाइजेशन सही से करना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है। एंड क्या बोला, टेक बाथ एंड क्लीन योर सेल्फ, मतलब अपने आप को साफ सुथरा रखना है रेगुलरली, एंड यूज सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होम मेड पैड भी यूज कर सकते हैं, एंड सैनिटरी नैपकिन भी यूज कर सकते हैं। एंड क्या बोला, चेंज सैनिटरी नैपकिन या होम मेड पैड आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स, 4 to 5 आवर्स से हमेशा चेंज करना चाहिए। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्पोज एंड द यूज सैनिटरी नैपकिन प्रॉपरली रैपिंग, अगर आपको यूज किया हुआ सैनिटरी नैपकिन को फेंकना है तो उसके लिए पहले उसको क्या करना है, उसको अच्छे से मतलब उसको किसी रैप कर देना है, मतलब किसी कागज़ से किसी चीज़ से, एंड इट विथ यूज्ड पेपर यूज कर सकते हैं रैप करने के लिए। एंड डोंट थ्रो यूज्ड नैपकिन इन दी ड्रेन पाइप में और टॉयलेट में नहीं फेंकना है, और इन द ओपन एरिया में भी नहीं फेंकना है। एंड आफ्टर दी हैंडलिंग द नैपकिन वॉश हैंड विथ, ठीक है, तो उसके बाद उसका हाथ अच्छे से सॉप से अच्छे से धोना है, वॉश हैंड विथ सॉप, ठीक है। तो कुछ हाइजीनिक वाले पॉइंट्स थे तो मैंने बता दिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जो कॉपुलेटिव्स का पोर्शन होता है का ड्यूरिंग होता है, तो उसमें क्या होता है, सीमेन इज रिलीज्ड इन द बाय द पेनिस इनटू द वेजाना में आता है, इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। इसके बाद क्या, मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, तो जो स्पर्म होता है मोटाइल होता है, वो स्विम करेगा रैपिडली, स्विम करके पास थ्रू द सर्विक्स से पास करके कहाँ इंटर करेगा, इंटर इनटू द यूट्रस में, एंड फाइनली रीच टू द एम्पल्यू रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद क्या करता है, एम्पल्यू रीजन होते हुए फैलोपियन ट्यूब में इंटर कर जाता है, एंड द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पल्यू रीजन द ओवम रिलीज जो हुआ था वो क्या था, बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू एम्पल्यू रीजन। तो एम्पल्यू रीजन में क्या आया, स्पर्म भी आया, और क्या आया, ओवरी भी आया, तो ओवम भी आया, तो इस रीजन में दोनों जो आया तो क्या होगा, वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि एम्पल्यू रीजन में स्पर्म आया, ओवम भी आया, तो दोनों क्या होगा, फर्टिलाइज करेगा यहाँ पे। ये क्या कौन सा रीजन है, फर्टिलाइजेशन का रीजन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो आप बोलेंगे एम्पल्यू रीजन में फर्टिलाइजेशन चलता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पल्यू रीजन, अगर वो साथ साथ पहुँच जाता है तभी प्रोसेस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो पहले पहुँचे वो बाद में पहुँचे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन बाय नॉट ऑल द कॉपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड द प्रेगनेंसी। इसीलिए होता है कि मतलब हर कॉपुलेशन के बाद में प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है इसी कारण से, ठीक है। एंड इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, प्रोसेस, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उसके बाद बोला था प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है यहाँ पे, स्पर्म और ओवम का फ्यूज होना, तो इसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। उसके बाद बोला ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द चोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम। तो ये क्या होता है, इस स्पर्म जो होता है, जो ओवरी का जो लेयर है, जोना पेलुसिडा लेयर, उसके पास में वो आएगा और क्या करेगा, इंड्यूस करेगा चेंज इन द मेम्ब्रेन एंड दैट द ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। तो उसमें क्या होता है, जैसे मतलब बहुत सारे स्पर्म आता है ना, तो उसमें जो मतलब जिसकी मोटिलिटी सबसे अच्छी है वही जाके इंटर कर पाता है, ठीक है, वही जाएगा, वही मतलब इंटर कर पाएगा, और क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा एरिया को, कोई और नहीं जा पाया, ठीक है।
एंड दैट द इट इंश्योर दैट द ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, तो एक ओवम को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाता है। एंड द सेक्रेशन ऑफ दिस एक्रोजोम हेल्प इन द स्पर्म इंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, तो ये जो स्पर्म का हेड में एक्रोजोम था, ये क्या करता है, एक ऐसा सब्सटेंस को रिलीज करता है जो कि ओवम का उसको अंदर जाने में हेल्प कर, साइटोप्लाज्म से मतलब इसको स्पर्म को अंदर जाने में, उसको छेद करने में हेल्प करता है। एंड थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसका ये देख लेते हैं, एक मिनट। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, यहाँ ओवम का पिक्चर देख रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, प्री विटालाइन स्पेस पता है क्या ये वाला। एंड ये क्या है, सेल्स ऑफ दी कोरोना रेडिएटा बोलते हैं इसको। एंड ये क्या है, जोना पेलुसिडा का लेयर, यहीं पे इसका क्या करेगा, जो एक्रोजोम है, जो स्पर्म का हेड में एक्रोजोम है, वो कुछ सब्सटेंस को रिलीज करेगा जो कि उसको जाने में हेल्प करेगा, उस एरिया को थोड़ा सा ये कर देगा, मतलब उसको जाने के लिए लायक बना देगा, मतलब उस जाने पे, और क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा अदर स्पर्म को इंटर करने से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्या बोला है, दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द म्योटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocytes, ये क्या इंड्यूस करता है, कंप्लीशन ऑफ म्योटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte का। एंड द सेकेंड म्योटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी, तो सेकेंड म्योटिक डिवीजन के बाद क्या अनइक्वल बनता है एंड एक पोलर बॉडी बनेगा। एंड द हैप्लॉइड ओवम बनता है जिसको oocyte बोलते हैं। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम फ्यूज टुगेदर विद द फॉर्म डिप्लॉइड जायगोट, तो ये जो ओवम और स्पर्म बना तो एक दूसरे से क्या बना, डिप्लॉइड जायगोट बना, दोनों हैप्लॉइड पहले था तो एक दूसरे से बन के क्या बना, जायगोट बनाया। तो जायगोट क्या होता है, ये ए सेलुलर होता है, ये याद रखना, ठीक है। जायगोट क्या होगा, ए सेलुलर होगा। एंड हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन जायगोट, तो जायगोट में क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, पहले हैप्लॉइड था तो डिप्लॉइड हो जाएगा। एंड ऑन हेल्थ रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट द स्टेज इटसेल्फ, तो ये क्या होता है, इस स्टेज पे डिपेंड करता है। तो लेट अस सी नाउ, हम लोग अब यहाँ देखेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन दी ह्यूमन फीमेल एक्सेस, तो ये जो ह्यूमन फीमेल होता है उसके पास में दो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसको एक्स होता है, मतलब वन पेयर होता है एक्स, और क्या होता है, और उसके अलावा 44 क्या होता है, उसके बाद ऑटोजोम होता है। 1 क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, और क्या होगा यहाँ पे 22 ऑटोजोम होता है। 22 क्या हो गया, 22 पेयर होता है, तो 22 पेयर में क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा उसका ऑटोजोम, और 1 पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। तो फीमेल में तो आप जानते हैं एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल का कंडीशन आ गया। अगर मेल की बात करते हो तो मेल में क्या आ जाएगा, 22 पेयर, मतलब 44 क्या आ जाएगा ऑटोजोम, प्लस 1 पेयर उसके पास में क्या होगा, 1 होगा उसका सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम में क्या होगा, XY होगा मेल के केस में, यहाँ पे Y है, ठीक है, ये एक्स मत समझना, तो ये होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एंड मेल की बात करें तो XY होता है, फीमेल में XX होता है। देयरफॉर ऑल दी हैप्लॉइड गैमीट, जो ओवा होता है फीमेल की बात करते हैं, तो प्रोड्यूस बाय द फीमेल हैव ए सेक्स क्रोमोसोम X, whereas in the male gamete sperm have the sex chromosome could be either X and Y। तो फीमेल की बात करें तो उसमें कोई भी कंडीशन ले लें तो उसमें X नहीं आएगा सेक्स क्रोमोसोम की। अगर मेल की बात करते हैं तो मान लीजिए जब फर्टिलाइजेशन होना है तो इस कंडीशन में 2 चांसेस है ना, प्रोबेबिलिटी है। पहला प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा कि पहला तो X आ सकता है या तो Y जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 50% क्या है, स्पर्म कैन कैरी एक्स क्रोमोसोम, कौन, स्पर्म। 50% यह चांस है कि स्पर्म क्या कैरी करे, एक्स क्रोमोसोम को कैरी करे, ठीक है। वाइल द अदर 50% कैन कैरी वाई क्रोमोसोम कर सकता है। आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट द जाइगोट कुड बी आइदर XX एंड XY, तो ये कुड भी कुछ भी हो सकता है, एक्सेस भी बन सकता है, XY भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी वेदर द स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम या वाई फर्टिलाइज्ड ओवम। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो अगर ह्यूमन फीमेल की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो यहाँ पे अगर लड़की होगा या लड़का होगा, ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ पे पिता पे डिपेंड कर रहा है, फादर पे डिपेंड कर रहा है, माता पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास तो XX ही है। यहाँ पे क्या है, जो मेल है, मेल के पास में XY है, तो ऐसा कंडीशन हो सकता है कि उसके पास XI या Y आया है, तो ये क्या है, फादर पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे इस पे डिपेंड कर रहा है। तो जाइगोट कैरिंग क्या कर सकता है, XY कुड बी डेवलप्ड इन द फीमेल। अगर जाइगोट क्या कैरी कर रहा है, XX क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे फीमेल बनेगा, फीमेल बेबी आएगा। अगर XY को कैरी कर रहा है तो वुड फॉर्म मेल बेबी, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, दैट्स वाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर।
तो साइंटिफिकली इसको प्रूव किया गया है कि जो सेक्स होता है बेबी का किसके थ्रू डिटरमाइंड होता है, फादर के थ्रू, नॉट बाय दी मदर। मदर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, ठीक है। तो मैं आपको एक समझाने के लिए यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। जैसे फर्टिलाइजेशन जैसे होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, फीमेल के पास में दो एक्स क्रोमोसोम होता है, और मेल के पास में क्या होता है, एक एक्स एक वाई होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से क्या आएगा, एक एक्स क्रोमोसोम आएगा, ठीक है, इससे भी एक आएगा, एक्स या वाई आएगा। मान लीजिए पहले एक्स आया था, तो ये दोनों क्या होगा, फर्टिलाइज होगा, फ्यूज होगा। मैंने अभी बताया था आपको फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दो मेल गेमेट आके फ्यूज करता है, मेल गेमेट नहीं सॉरी, दो गेमेट अलग अलग गेमेट आके फ्यूज करता है। तो इससे ये जो फीमेल थी और ये क्या था, मेल था, तो इससे एक गेमेट आया, इससे एक गेमेट आया, तो ये फ्यूज करके क्या बनाया, जैसे यहाँ पे इसके पिता वाले फादर वाले पार्ट से एक्स आया, तो ये दोनों एक्स एक्स बनाया, तो ये क्या बन गया, ये गर्ल्स बन गई, गर्ल्स चाइल्ड बन गई। अगर मान लीजिए यहाँ से एक्स आता, एक मिनट में दोबारा समझाती हूँ, मान लीजिए यहाँ एक्स एक्स ये फीमेल वाला था और ये एक्स वाई पोर्सन मेल का था। तो अभी अब मैं बोल रही हूँ कि यहाँ से एक्स आया तो यहाँ से वाई आया अब कंडीशन में, तो अब ये दोनों जो फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स और वाई। तो ये जो चाइल्ड बना, ये जो बच्चा बेबी आया, तो ये क्या हो गया, ये मेल हो गया। तो ये किस पे डिपेंड किया, फादर पे डिपेंड किया, नॉट मदर पे, ठीक है। अब समझ में आया होगा आई थिंक। नेक्स्ट हम देखते हैं उसके बाद में माइटोटिक डिवीजन। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एट द जाइगोट। अब क्या हो, जाइगोट जो बना उसमें भी डिवीजन होना है, जाइगोट का डिवीजन होगा, उसका मूव थ्रू द स्थिमस ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड द क्लीवेज। तो इसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, टुवर्ड्स द यूट्रस एंड द फॉर्म द टू। पहले देखिए पहले चेंज हो रहा है, तो टू था, टू से क्या बना, फोर से 8 नंबर बन गया, 8 नंबर से 16 डॉटर सेल्स बना। तो ये जाइगोट में ही क्या होगा, यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, ऐसे माइटोटिक डिवीजन चल रहा है, तो इसमें नंबर क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है, पहले 2 बना, फिर 4 बना, उसके बाद 8, उसके बाद 16 बन गया। कोड जिसको क्या बोले, कॉल्ड ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है। एंड द एम्ब्रायो विद द 8 to 16। अगर एम्ब्रायो कैसा स्टेज में है, 8 to 16 स्टेज में है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लास्टोमेयर इज कॉल्ड मोगुला, इसको क्या बोलेंगे, मोगुला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वह पिक्चर देख लेते हैं, तब ज़्यादा अच्छा समझ आएगा पिक्चर से ही। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेज दिखाया गया, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका ये प्रोसेस चला होगा, ये क्या ब्लास्टो यहाँ पे तो यहाँ से आया होगा ओवरी, यहाँ से ओवरी आया, फिर यहाँ पे इस ईग आया होगा, स्पर्म सॉरी ओवम यहाँ से, और स्पर्म आया होगा यहाँ पे, देख सकते हैं ये स्पर्म ओवम है, दोनों एक दूसरे से फर्टिलाइज कर रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ डिवीजन स्टार्ट होने लगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ डिवीजन होते होते फिर क्या हुआ, यहाँ पे जाके इम्प्लांट कर गया, तो ब्लास्टोसिस क्या हुआ, इम्प्लांट हो गया, ये प्रोसेस चला। तो यहाँ भी दिखाया गया है, तो यहाँ क्या है, ओवम है, यहाँ स्पर्म आया, इससे अटैच हुआ, फर्टिलाइज किया, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद में क्या हुआ, नंबर डिफ्रेंसिएशन हो गया, माइटोसिस होने लगा इसका जाइगोट का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, द मोगुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसपोर्ट इनटू ब्लास्टोसिस। तो मोगुला क्या होता है, कंटिन्यू डिवाइड करता है, ट्रांसफॉर्म करता है ब्लास्टोसिस में, एंड इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस एंड द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। तो आउटर लेयर को क्या बोले, ट्रोपोब्लास्ट, और इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड एंड द इनर सेल मास। तो देखिए ये जो पहले ब्लास्टोमियर था, तो उसमें एक बाहरी लेयर था, ठीक है, अंदर वाला लेयर था। तो ब्लास्टोसियम क्या होता है, अगेंस्ट किया इनटू लेयर ट्रोपोब्लास्ट में, आउटर लेयर, आउटर लेयर क्या बोले, ट्रोपोब्लास्ट बोले, अंदर वाला को क्या बोले, इनर सेल मास बोले, ठीक है। तो ट्रोपोब्लास्ट लेयर क्या होगा, देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम पोर्शन था उसके साथ अटैच हुआ, धस गया उसमें जाके, एंड द इनर सेल मास क्या हो गया, गेट डिफ्रेंशिएटेड एज द एम्ब्रायो। और जो इनर सेल मास था वो किसमें डिफ्रेंशिएट हो, एम्ब्रायो में डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। आफ्टर अटैचमेंट जो ट्रोपोब्लास्ट था जो उसमें धंसा, यूट्रस वाले पोर्शन में वो धंसा जो अटैच किया, तो क्या उस पर यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली, जो यूट्राइन सेल था वो डिवाइड करने के लिए रैपिडली, और क्या किया, कवर दी ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि वहाँ पे क्या बच्चा जो बेबी का फॉर्मेशन होना है एम्ब्रायो का, तो इसके लिए क्या हुआ, उसको कवर किया जा रहा है, तो यहाँ पे कवरिंग कर रहा है। एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम इम्बेडेड इन दी इंडोमेट्रियम, तो ये क्या हो गया, धस गया इसमें एंड द ऑफ द यूट्रस में, एंड दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, इसी को क्या बोले, इम्प्लांट किया, एंड लीड टू द प्रेगनेंसी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेगनेंसी एंड द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। तो क्या होता है इसमें, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड द क्रोनिक विलाई।
तो ये जो इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद में क्या होता है, फिंगर लाइक अपीयरेंस निकलने लगता है ट्रोफोलास्ट से, उसको जिसको क्या बोलते हैं, कोनिक बिलाइट कहते हैं। एंड व्हिच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू, जो किससे सराउंड होगा, यूटेराइन टिश्यू से। एंड द मैटरनल ब्लड, जो माँ होगी उसका ब्लड, ठीक है। एंड क्या बोला द क्रोनिक बिलाई एंड द यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेड, क्या होगा, इंटरडिजिटेट होगा विथ ईच अदर एंड ज्वाइंटली फॉर्म ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ज्वाइंटली क्या बन गया है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बिटवीन दी डेवलपिंग एम्ब्रायो फीटस, जो डेवलपिंग एम्ब्रायो फीटस है, फीटस उसी को बोलते हैं एम्ब्रायो को, एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा, और दोनों के बीच एक लिंक बनाया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या हो गया, प्लेसेंटा हुआ, किसके, माँ और बच्चे के बीच का यूनिट, ठीक है। एंड द प्लेसेंटा फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, प्लेसेंटा का काम क्या करना है, फैसिलिटेट करना है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, माँ से जो ऑक्सीजन बच्चे को पहुँचाना है, इसका काम होता है। एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रायो एंड आल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रायो। अब ये एम्ब्रायो में जो न्यूट्रिशन जा रहा है तो उसमें कुछ, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही ना, एक्सक्रीटिव मटेरियल तो निकलेगा ना, तो वो भी क्या कर रहा है, ये किसके थ्रू यहाँ पे निकलेगा, ये प्लेसेंटा ही काम करेगा, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रायो। एंड रिमूव करने का काम भी प्लेसेंटा का ही है। उसके बाद बोला था प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रायो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड, तो ये प्लेसेंटा एम्ब्रायो से किसके थ्रू कनेक्टेड है, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलता है जिसको, व्हिच इज हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, जो क्या करता है, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रायो, ठीक है। एंड क्या बोला, प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज ए एंडोक्राइन टिश्यू, प्लेसेंटा यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, एज ए एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन, तो कुछ हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा हार्मोन है, पहला है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन्स, जिसको HCG बोलते हैं। तो क्या होता है, जैसे ओवुलेटिव प्रेगनेंसी होता है ना, तो उसमें कैसे पता करते हैं कि ओवुलेटिव प्रेग्नेंट है, तो उसके यूरिन में जो होता है ना, HCG का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कोई भी डॉक्टर चेकअप जो करते हैं तो उसका यूरिन को मतलब लिया जाता है, या उसका यूरिन लिया जाता है, उसके बाद चेक किया जाता है, तो यूरिन से ही उसका HCG का अमाउंट पता चल जाता है। एंड द ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, तो प्लेसेंटा से क्या क्या हार्मोन निकल गए यहाँ पे, HCG, HPL, जिसको ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन बोले, एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब निकलता है। इन द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो अदर हार्मोन क्या होता है, जिसको रिलैक्सिन बोलते हैं, इज आल्सो सेक्रेटेड बाय द ओवरी, तो ओवरी के थ्रू यहाँ पे रिलीज होता है। एंड लेट अस रिमेंबर दैट द HCG, HPL, रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वोमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आप जब भी ये हार्मोन आया तो कब होगा, ये कब रिलीज होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन याद रखना। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, इसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन, उसके अलावा बात करें तो अदर लेवल हार्मोन क्या क्या होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन are increased several fold in the maternal blood, maternal blood in the sense माँ की ब्लड में ये सारे हार्मोन का लेवल इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ देज हार्मोन इज इसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग ऑफ फीटल ग्रोथ, जो एम्ब्रायो का ग्रोथ होता है, बच्चे का ग्रोथ के लिए ये हार्मोन का इंक्रीज होना नेसेसरी होता है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, उसके ग्रोथ के लिए और ग्रोथ की प्रोसेस के लिए, एंड मेटाबॉलिक चेंज के लिए इन द मदर एंड द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी को मेंटेन्स करने के लिए। एंड इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, उसके बाद क्या आता है, द इनर सेल मास, जिसको एम्ब्रायो बोल रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर हम लोग देख लेते हैं, ह्यूमन फीटस का दिया गया है विद इन यूट्रस में, ठीक है, ह्यूमन फीटस विद इन यूट्रस। तो यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसको बोलते हैं। ये जो बच्चे को देख सकते हैं यहाँ एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, जो हम लोग अगर लोकल भाषा में अगर बोलेंगे तो उसको नाभि बोल सकते हैं, कि नाभि वाला पोर्शन जो कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं इसको क्या है, यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड बोला गया है, देख सकते इट्स वेसल्स दिया गया है। एंड यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या ब्लड, क्या देखिए ब्लड और म्यूकस इसमें जमा हो गया है, ठीक है। कैविटी विद द यूट्रस, देख सकते हैं यहाँ पे यॉक सेक है, ये इसको यॉक सेक बोलेंगे, ये आपका एम्ब्रायो हो गया। एंड ये क्या है, प्लग ऑफ द म्यूकस, इसको यहाँ पे म्यूकस इसमें ज़्यादा करके क्यों रखा गया है, यहाँ मोटा करके बंद करा जाता है क्योंकि यहाँ से रिलीज ना हो सके ब्लड, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, प्लग ऑफ द म्यूकस इन सर्विक्स में
ये किया जाता है, मतलब इस तरीके से बनावट रहता है वहाँ पे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, प्लेसेंटल विलाई बोलेंगे, ठीक है। तो इनर सेल मास हम लोग अभी पढ़ गए, तो वो क्या हुआ, डिफ्रेंशिएट करा इनर सेल मास। इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाएगा, आउटर लेयर को, जिसको एक्टोडर्म बोलेंगे, और इनर लेयर को क्या बोलेंगे, इंडोडर्म बोलेंगे। एंड एक मेसोडर्म लेयर है जो बीच में होता है, सून अपीयर बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म के बीच में अपीयर होता है। एंड देज 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यू ऑर्गन इन एडल्ट। जो इनर सेल मास हुआ वो क्या हुआ, डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाया, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, उसके बाद मेसोडर्म। और इसी तीन जो इसका लेयर है, इसी का काम क्या है, जितना भी बॉडी का टिश्यू बनाना, ऑर्गन बनाना, इसका ही काम होता है, ठीक है। एंड इट नीड टू बी मेंशन हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल। तो इनर सेल मास में ऐसा क्या है जो इसने एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म बना दिया, इसमें क्या, स्टेम सेल्स, इसको क्या होता है, कुछ मास ऑफ सेल होता है, सर्टेन सेल होता है इनर सेल मास में, जिसको स्टेम सेल बोलते हैं, which have potency to give rise to all tissue and organ। जो स्टेम सेल होते हैं ना, उसका इतना पोटेंसी होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब और टिश्यू ऑर्गन को बना सकता है, ठीक है। एंड इसके बाद देखते हैं व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ गायनिक डेवलपमेंट एट द वेरियस मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। तो जितना 9 मंथ का प्रेगनेंसी होता है, अगर ह्यूमन फीमेल की बात करें तो उसमें क्या आता है, हर पीरियड में अलग अलग ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, हम लोग अभी देखेंगे भी। तो क्या होता है, द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 मंथ, तो 9 मंथ का होता है। एंड डू यू नो हाउ मेनी ऑफ मंथ प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग, एलिफेंट, कैट, एंड फाइंड आउट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो डॉग का भी क्या होता है, अलग पीरियड होता है, एलिफेंट का भी अलग होता है। एलिफेंट का बहुत ज़्यादा पीरियड्स होता है, मतलब प्रेगनेंसी का, जैसे ह्यूमन में 9 होता है उसका बहुत ज़्यादा होता है। एंड कैट का भी अलग होता है। तो सारा के क्या होता है, जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है सब में अलग होता है। एंड ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो पहला मंथ का जो प्रेगनेंसी होता है उसमें क्या बनता है, द एम्ब्रायोस हार्ट इज फॉर्म्ड। तो फर्स्ट मंथ में क्या बना, हार्ट बना, ये बात याद रखना। एंड द फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस, मतलब पहला साइन क्या मिल रहा है, ग्रोइंग फीटस का मतलब वो मतलब वहाँ पे ग्रो कर पा रहा है, तो कैसे पता चलेगा, मे बी नोटिस बाय द लिसनिंग ऑफ द टू द हार्ट साउंड सुन के केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से बच्चे की मतलब हार्ट को आप लोग साउंड को सुन सकते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, सेकेंड मंथ की प्रेगनेंसी के बाद क्या आता है, द फीटस डेवलप लिम्ब एंड डिजिट। जो फीटस का जो लिम्ब और डिजिट पोर्शन होता है वो सारा डेवलप करता है। एंड बाय द एंड ऑफ द 12 वीक्स के बाद, इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे फॉर्म्ड होता है। एंड फॉर एग्जाम्पल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन समझ गए होंगे, जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं ह्यूमंस के। एंड द वेल ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड, और वेल डेवलप्ड हो जाता है। एंड द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड, हेड पर हेयर आना, ये कब होगा, यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। तो 5th मंथ में क्या आता है, हेड पर जो हेयर होते हैं वो थोड़ा थोड़ा आने लगता है। एंड बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स के एंड में क्या आता है, एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर, द बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर। तो बॉडी पे थोड़ा थोड़ा हेयर आने लगता है। एंड आईलिड सेपरेट करने लगते हैं, एंड आईलेसेस आर फॉर्म्ड होने लगते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड इज रेडी टू डिलीवरी। तो डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्चुएशन एंड लैक्टेशन के बारे में। तो पार्चुएशन में क्या आता है, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ, हम लोग जानते हैं, which is called gestation period। तो ये जो 9 मंथ का पीरियड होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, gestation period बोलते हैं। एंड द vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy cause the expulsion and delivery of the fetus। तो इसमें क्या होता है, vigorous contraction होने लगता है जब 9 मंथ आता है, मतलब जब डिलीवरी का टाइम आता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन उसमें होने लगता है यूटरस में। एंड क्या होता है, एक्सपल्शन, उसके बाद हो जाता है बेबी का। एंड दिस प्रोसेस इज डिलीवरी ऑफ द फीटस इज चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पर्चुएशन। इसी पीरियड को क्या बोलते हैं, पर्चुएशन बोलते हैं, जब डिलीवरी होता है फीटस का, ठीक है, चाइल्ड बर्थ। एंड द पर्चुएशन इज इंड्यूस बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो पर्चुएशन का जो प्रोसेस इंड्यूस किया जाता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, बहुत सारा न्यूरॉन हार्मोन सारा काम करता है एंडोक्राइन, ठीक है। एंड द सिग्नल फॉर द पर्चुएशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस। तो ये सिग्नल कब होता है, जब फुली डेवलप्ड फीटस फुली डेवलप्ड कर जाता है। एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस मिल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन
तो उसमें क्या होता है, प्लेसेंटा एकदम जो प्लेसेंटा होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट कर देता है एंड कॉल्ड द फीटल इजेक्शन रिफ्लैक्स। तो वहाँ पर रिफ्लैक्स आता है कि फीटल अपना बच्चा आने वाला है, मतलब तो डिलीवरी होने वाला है। एंड दिस ट्रिगर रिलीज द ऑक्सीटॉक्सिन। इसके बाद क्या होता है, ऑक्सीटॉक्सिन का हार्मोन का लेवल इंक्रीज कर जाता है फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी एंड ऑक्सीटॉक्सिन एक्ट ऑन द यूटेराइन मसल्स। ये भी क्या करता है, यूटेराइन मसल्स पे एक्ट करने लगता है एंड काउज द स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, पेन तो जानते ही हैं कितना होता होगा। एंड व्हिच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सेक्रेशन ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन, जो क्या हुआ फिर बाद में ऑक्सीटॉक्सिन के लेवल को यहाँ पे सेक्रेशन को इंक्रीज किया। एंड दी स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटॉक्सिन सेक्रेट कंटिन्यू रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन होते होते यहाँ पे क्या स्टिमुलेट होते होते बहुत सारा रिलीज होगा एंड दिस लीड टू द एक्सपल्जन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटरस थ्रू द बर्थ कैनाल, जिसको पर्चुएशन बोले। सून एंड आफ्टर क्या होता है, इन्फेंट इज डिलीवर्ड। उसके बाद में इन्फेंट आ जाता है, जो बच्चे होते हैं उसी को इन्फेंट बोलते हैं, जो बच्चा न्यू नवजात बच्चा होता है। एंड द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटरस। अब प्लेसेंटा भी क्या होता है, उसका यूटरस से निकल जाता है, ठीक है। एंड व्हाट डू वी यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट द इंड्यूस डिलीवरी। तो जब बच्चे होता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको मतलब इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, पोटेशियम ऐसे कुछ दिया जाता है, ठीक है, कि मतलब उसको उसके बाद में बहुत सारा प्रोसेस चलता है। एंड द मेमोरी कैलेंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफ्रेंसिएशन। तो उसमें क्या था, जैसे जो डिलीवरी जो प्रोसेस जो गेस्टेशन पीरियड था, इसके बाद में क्या होता है, मेमोरी कैलेंड में भी अलग अलग डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है, इसमें चेंजिंग आने लगता है। अंडरगो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड द स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवार्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी का एंड आता है तो उसमें मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है, जिसको लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस हेल्प द मदर इन द फीडिंग ऑफ द न्यू बॉर्न, जो क्या होता है न्यू बॉर्न को फीडिंग में हेल्प करता है। एंड द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज, जो इनिशियल फ्यू डेज जो पहला मिल्क आता है ना लैक्टेशन में, उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। वो मिल्क बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। एंड व्हिच कंटेन द सेवरल एंटीबॉडी, जो बच्चा न्यू बॉर्न आता है तो उसका तो इम्यून सिस्टम उतना अच्छा तो होता ही नहीं ना, इसी कारण से मतलब माँ का दूध इसलिए दिया जाता है, मिल्क दिया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा एंटीबॉडी होता है, बच्चे को बहुत सारा मतलब बाहरी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकें। एब्सोल्युटली इसेंशियल होता है डेवलप फॉर असिस्टेंट एंड न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। एंड ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं देने के लिए। एंड फॉर बिगिनिंग ऑफ द हेल्दी बेबी के लिए, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो ये यहाँ तक था आज के लिए। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।